दूर एक राज्य में 3 खूबसूरत बहनें रहती थीं। उनके पिता वहां के राजा थे। वे अक्सर बॉल डांस करवाते रहते क्योंकि उनकी बेटियों को डांस करना पसंद था। हालांकि हर एक राजकुमारी बहुत अच्छा डांस करती थी, लेकिन सबसे छोटी अपनी बड़ी बहनों जितना अच्छा नहीं नाच पाती थी। जब तुम डांस करती हो तो थोड़ा और ज्यादा सुंदर कर सकती हो। छोटी राजकुमारी उतना अच्छा नहीं नाच पाती थी, भले ही वो ये चाहती थी। आसपास के मेहमान भी उसका अजीब डांस देखकर मजाक उड़ा रहे थे। देखो तो ये कैसा डांस कर रही है। हाँ, वो ऐसे क्यों घूम रही है। मैं आपसे कभी नहीं नाचूंगी। मिया बहुत निराश हो गई, इसलिए वो तुरंत बॉलरूम से निकल गई और खुद को जंगल में एक केबिन में बंद कर लिया। वो आसमान में तारों को देखकर सोचने लगी कि वो कैसे अच्छा डांस करे। उसने देखा कि एक युवक उसके घर के पास से गुजर रहा है। वो आदमी बहुत सुंदर और कमाल का डांस कर रहा था। चांदनी रात में मिया ने उसकी तारीफ की और बाहर चली आई। तभी उसके पैरों में एक गिलहरी टकराई, जिसकी वजह से वो जोर से चिल्लाई। ओह! वो क्या था? आदमी ने नाचना बंद कर दिया और उन दोनों की नजरें मिली। आप ठीक तो है ना मैडम? जी, मुझे बस गिलहरी से डर लगता है। उनका स्वभाव ही ऐसा है, आप उनसे डरिए मत। मिया ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो पूछने लगी कि उसने इतना अच्छा डांस कैसे किया। आदमी ने अपने पहने हुए जूते दिखाए। मैं जूते बनाता हूँ और मैं ये नाचने वाले जूते बनाने के लिए कीमती सामग्री का उपयोग करता हूँ, और इस तरह मैं हर रात जंगल में नाच सकता हूँ। ओह, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मुझे आप जैसे जूते बनाने वाले की जरूरत है। उस युवक ने अपने बैग से 3 जोड़ी जादुई जूते निकाले और उन्हें मिया के सामने रख दिया। अपनी आंखें बंद करो और इनमें से कोई एक जादुई जूता अपने लिए चुनो। पर याद रहे, हर जादुई जूते का एक नियम है, और अगर तुमने उस नियम का पालन नहीं किया तो जूता तुम पर जादू कर सकता है। मिया ने तुरंत कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी ओर जूते बनाने वाले ने मिया को मौका देने के लिए जूतों की अदला बदली की। अब अपने लिए एक जोड़ी जूता चुनो। आप मुझे डांसिंग पॉल की सबसे सुंदर लड़की बना दें। मिया ने चमकीले लाल जूते चुने अपनी उंगली से और आंखें खोली। इन्हें ले जाओ, ये तुम्हारे हुए, लेकिन भूलना मत, ये जूते तुम सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही पहन सकती हो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें किसी और रात पहना तो तुम इन जूतों को उतार नहीं पाओगी। यही नियम है। मिया ने उत्साह से जादुई जूते लिए और महल में चली गई। अपनी बहन मिया को देखकर राजकुमारियां बहुत हैरान हुई। वो बहुत उत्साहित और खुश थीं। मिया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ, कुछ नहीं। सब महल के हॉल में इकट्ठा हो गए, एक और डांस बॉल जश्न के लिए। मिया की राजकुमारी बहनें शांत से नाचने लगीं, हमेशा की तरह अपने सबसे खूबसूरत आउटफिट में। नन्ही राजकुमारी मिया ने जादू के जूते पहने और महल के हॉल में डांस किया। उसने बहुत सुंदर डांस किया। वो गाने की लय के साथ थिरकती रही, इतनी कोमलता से कि राजकुमारी की बहनें और मेहमान सब वाह वाह करने लगे। सुंदर डांस कर रही है। मिया बहुत सुंदर डांस कर रही थी, लेकिन वो जूते बनाने वाले का नियम भूल गई थी, क्योंकि उस रात आकाश में पूर्णिमा नहीं थी और जब मिया डांस कर रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। अब सिर्फ उसके नाचने वाले जादू के जूते रह गए।
उस समय हॉल में हर कोई डर के मारे चिल्लाने लगा और भागने लगा। अरे वो कहाँ चली गई? वो नजर क्यों नहीं आ रही? मिया, मिया, मिया को क्या हो गया है? ओह! जब सब चिल्ला रहे थे तो मिया ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। लिविंग रूम के बड़े शीशे में उसे सिर्फ वही जादुई जूते दिखाई दे रहे थे जो उसने पहने थे, पर वो खुद को नहीं देख पा रही थी। ओह! मैं अदृश्य हो गई हूँ। मैंने जूतों के नियम का पालन नहीं किया। अब ये मेरे पैरों से चिपक गए हैं। मुझे उस जूते बनाने वाले को ढूंढना होगा। मिया की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। दरअसल सभी लोग दहशत में महल से जा रहे थे। लाल जूते हॉल में कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहे थे। मिया तुरंत हॉल से बाहर भागी। राजकुमारी बहनों ने उसका पीछा किया। 3 राजकुमारी बहनें चल रही थीं। रात के अंधेरे में जंगल से होते हुए जब वे केबिन के पास पहुंची, उन्होंने उस जूते बनाने वाले को देखा। ये आदमी कितना अच्छा डांस कर रहा है। उसके जूते तो बिल्कुल मिया जैसे हैं। उसका बैग जूतों से भरा हुआ है। मिया की बहनों ने जूते बनाने वाले से मदद मांगी। हालांकि उसने कहा कि उन्हें इंतजार करना पड़ेगा पूर्णिमा की रात तक जादू को तोड़ने के लिए। मिया बहुत परेशान हो गई थी अपने पैरों के बिना रुके थिरकते रहने की वजह से। मेरे पास एक उपाय है, लेकिन अगर हम वैसा करते हैं तो तुम्हारे जूते अपनी जादुई क्षमता खो के साधारण जूते बन जाएंगे। अगर तुम सहमत हो तो अपने पैरों को आपस में 3 बार टकराओ। मिया ने सोचा कि जूते पहनकर अदृश्य होने की बजाय उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। उसने अपने पैरों को एक साथ 3 बार मारा। सामने जूतों वाला नवयुवक और पीछे मिया। वे कुएं की तह में चले गए कुछ और दूर। जूते बनाने वाला कुएं की तह में कूद गया। ये देखकर राजकुमारी बहनें बहुत हैरान थीं। कुछ समय बाद जूते बनाने वाला कुएं से बाहर आया, अपने हाथ में पूरी बाल्टी लेकर। मैं ये मिट्टी तुम्हारे जूतों पे छिड़क के तुम्हारे जूतों का जादू तोड़ दूंगा। जादू सचमुच टूट गया जब जूते बनाने वाले ने जादू के जूतों पर पूर्णिमा की धूल छिड़की और मिया फिर से प्रकट हो गई। उसकी बहनों ने भागकर उसे गले लगा लिया। मिया, तुम्हें जादू या जादू के जूतों की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी को नाचना चाहिए, उन्हें चाहे जैसा भी आता हो। हाँ, तुमने सही कहा। धन्यवाद जूते बनाने वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से छोटी राजकुमारी मिया अपने तरीके से डांस करने लगी, जैसा कि वो हमेशा से चाहती थी। एक समय की बात है, एक राजा था जो अपनी 12 सुंदर बेटियों के साथ रहता था। वो 12 प्रिंसेसेस के साथ एक बहुत बड़े और सुंदर घर में रहते थे। राजा अपनी बेटियों का पूरे दिल से ख्याल रखता था और जब भी रात को सोने जाता था तो राजा उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं देता था। पर हर सुबह जब भी प्रिंसेसेस उठती थीं, तब कुछ अजीब हो जाता था। उन प्रिंसेसेस के जूतों को जैसे किसी ने सारी रात पहनकर नाच कर रखे हुए हों। उस राजा को अपनी बेटियों के लिए हर दिन नए जूते खरीदने पड़ते थे और अगले ही दिन वो सारे जूते इस्तेमाल किए होते थे। ना तो राजा और ना ही उनके महल के सिपाही इस जूतों के राज को सुलझा पा रहे थे। ये कैसे मुमकिन है? कैसे ये जूतों की जोड़ी एक ही रात में इस्तेमाल किए हुए लग रहे हैं? हुजूर, हम भी नहीं समझ पा रहे। आखिर में राजा ने कहा, जो भी कोई मेरी बेटियों के जूतों का राज सुलझाएगा, उसकी शादी मैं अपनी किसी भी एक बेटी के साथ कराऊंगा, उसे अपना दामाद बनाऊंगा और मेरे मरने के बाद उसी को राजा बना दिया जाएगा। पर उस इंसान के पास सिर्फ 3 दिन और 3 रातें होगी, वरना उसे अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी।
उस राज्य के खूब सारे नौजवान और दूसरे देशों के राजकुमार भी महल में इस काम के लिए आए। कई दिनों तक वो उन 12 प्रिंसेस के कमरे के दरवाजे के बाहर पहरा लगाए बैठे रहते थे, पर कोई भी इस राज को सुलझा नहीं पाया और जूते इसी तरह हर रात को पहने हुए होते थे। आखिरकार एक नेक दिल का नौजवान इस काम के लिए आगे आया और फिर वो महल की ओर चल पड़ा। रास्ते में वो एक बूढ़ी औरत से मिला जो बहुत गरीब दिखाई दे रही थी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या आप मुझे ब्रेड का टुकड़ा दे सकते हैं? उस नौजवान ने अपने बैग में पड़ा सारा खाना उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। वो औरत बहुत खुश हो गई क्योंकि इससे पहले वहाँ से जितने भी लोग गुजरे उनमें से किसी ने भी उसे कुछ नहीं दिया था। वो औरत जानती थी कि ये नौजवान बाकी लोगों से अलग है, इसलिए उसने खाने के बदले उस नौजवान को एक जादुई केप दिया। ये जादुई केप लो, जब तुम इसे पहनोगे तो तुम अदृश्य हो जाओगे। जब रात को 12 बजेंगे तब तुम इस केप को पहनकर गायब हो जाना। इस तरह तुम उन जूतों के राज को सुलझाने में कामयाब हो जाओगे। लेकिन ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। वो नौजवान उस केप को लेकर महल की ओर चल पड़ा और जब वो महल में पहुंचा उसने कहा कि वो जूतों के राज को सुलझाने आया है। पहले दिन जब वो उन प्रिंसेसेस के दरवाजे के बाहर पहरा दे रहा था, तभी सबसे बड़ी प्रिंसेस नींबू शरबत लेकर बाहर आई। आप प्यासे होंगे ना? हमने ये नींबू शरबत खास आपके लिए बनाया है, इसे स्वीकार कीजिए। वो नौजवान उस बूढ़ी औरत की चेतावनी को भूल गया और उसने वो शरबत पी लिया। शरबत को पीते ही वो गहरी नींद में चला गया। पूरी रात वो खर्राटे मारते हुए एक कमरे में सो गया जो उन प्रिंसेसेस ने उसके लिए बना रखा था। जब सुबह हुई तो वो नौजवान डरकर खड़ा हो गया। मुझे तो जादुई केप पहनकर प्रिंसेस के कमरे में जाना था। दूसरी रात वो फिर से प्रिंसेसेस के कमरे के बाहर पहरा दे रहा था। इस बार दूसरी प्रिंसेस शरबत लेकर बाहर आई। उस नौजवान को पहरा देते देते काफी प्यास लग रही थी और वो रात का इंतजार कर रहा था। बिना सोचे उसने वो शरबत पी लिया और वो फिर से गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसे उस बूढ़ी औरत की बात याद आ गई। ध्यान रहे, वो प्रिंसेसेस तुम्हें कुछ भी पीने को दे तो उसे नहीं पीना। जरूर उस शरबत में प्रिंसेसेस ने नींद की दवाई मिलाई होगी। उसी वक्त राजा वहाँ पर पहुँचा। 2 दिन बीत गए और तुमने अभी तक उन जूतों के राज को नहीं सुलझाया। अगर आज रात तुम इसे नहीं सुलझा पाए तो अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताना। राजा ये बात कहकर वहाँ से चला गया। उस नौजवान को आज किसी भी कीमत पर उस राज को सुलझाना था। उसी रात आखिरी बार वो फिर से प्रिंसेस के कमरे के बाहर पहरा देने लगा। इस बार सबसे छोटी प्रिंसेस संतरे का शरबत लेकर बाहर आई, पर इस बार वो नौजवान चौकन्ना था। जब प्रिंसेस वहाँ से चली गई, उसने उस शरबत को गमले में फेंक दिया। आधी रात हो गई थी। उस नौजवान ने जादुई केप पहना और गायब हो गया। धीरे से उसने प्रिंसेसेस के कमरे का दरवाजा खोला और उसने जो देखा वो देखकर हैरान हो गया। सारी प्रिंसेसेस ने अपने सबसे खूबसूरत बॉल गाउन्स पहनकर नए शूज पहने हुए थे। चलो देखते हैं कि वो नौजवान सो गया कि नहीं। एक प्रिंसेस ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका
और दूसरी ने दीवार पर अपने कान लगाए। तभी उस नौजवान को ख्याल आया कि उसे खर्राटों की आवाज करनी होगी। सबसे बड़ी प्रिंसेस ने बेड को एक तरफ सरका दिया और 3 बार ताली बजाई। बेड की दूसरी तरफ से एक छुपा हुआ रास्ता खुल गया। उस नौजवान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक एक करके सारी प्रिंसेसेस उस रास्ते से बाहर गईं और नौजवान भी उनके पीछे चला गया। ये छुपा हुआ रास्ता सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, जहाँ 100 सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जा रही थीं। तब उस नौजवान का पैर गलती से एक प्रिंसेस के स्कर्ट पर पड़ गया। ओह, किसी ने मेरी स्कर्ट पर पैर रखा। ओह, पगली, वो तुम ही होगी। जब सीढ़ियाँ खत्म हो गई तो वो जंगल में पहुंच गई। वो ऊंचे पेड़ों से गुजर रही थीं, जिनकी सुंदर सफेद डालियां थीं। नौजवान ने एक डाली तोड़ी और उनका पीछा किया। काफी समय तक चलने के बाद वो प्रिंसेसेस एक नदी किनारे जाकर रुक गईं। उस नदी में 12 नाव थीं और उनमें 12 प्रिंस उनकी राह देख रहे थे। वो प्रिंसेसेस नाव में जाकर बैठ गईं और नौजवान आखिरी नाव में बैठ गया। नाव आज कुछ भारी लग रही है, जैसे कोई और भी इसमें बैठा हो। अजीब है। ओह, सपने देखना बंद करो। नदी पार करके वो सारे एक बड़े चमकदार महल में पहुंचे और उन्हें अंदर से संगीत सुनाई दे रहा था। जब उस नौजवान ने खिड़की से झांका, उसने देखा काफी लोग अंदर नाच रहे थे। जैसे ही सारी प्रिंसेसेस महल के अंदर गईं, वो नाचने लगी। वो नाचते नाचते थक गईं, पर फिर भी नाचते ही रहीं और इसलिए उनके जूते पहने हुए लग रहे थे। नौजवान अपनी भूख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने टेबल पर पड़ा केक का एक टुकड़ा उठाकर खा लिया। छोटी प्रिंसेस ने ये देखा। मेरा केक हवा में उड़ रहा है, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसे खा रहा हो। बकवास बंद करो। नौजवान ने सबकी नजर बचाकर सुनहरा कप टेबल से उठाया। प्रिंसेसेस सुबह होने तक नाचती रहीं। फिर वो नाव में बैठकर नदी पार कर गईं। जंगलों से गुजरते हुए, सीढ़ियों से चढ़ते हुए आखिरकार अपने महल में फिर से पहुंच गईं। पर उनके जूते फिर से पहने हुए थे। वो नौजवान बहुत खुश हुआ क्योंकि उसने आखिर में पहने हुए जूतों का राज सुलझा ही लिया। कुछ देर बाद राजा उस नौजवान के पास गया। तुम्हारा वक्त आज खत्म हो गया। क्या तुम इस राज को जान पाए? जी हाँ हुजूर, मुझे पता चल गया। और फिर उसने राजा को सारी हकीकत बताई। राजा ने पहले उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर जब नौजवान ने राजा को सफेद डाली और सुनहरा कप दिखाया तो राजा को यकीन हो गया। और फिर राजा ने अपना वचन निभाते हुए उस नौजवान को अपने पसंद की प्रिंसेस चुनकर उससे शादी करने की इजाजत दे दी। नौजवान ने कहा कि उसे सबसे छोटी प्रिंसेस से शादी करनी है। वो 12 प्रिंसेसेस खुश नहीं थी क्योंकि उनका राज अब सबको पता चल गया था। पर वो नौजवान और छोटी प्रिंसेस शादी करके हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर आदमी था। उनकी 3 बेटियां थीं। उसमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थीं, पर उनकी तीसरी बेटी के दिल में ढेर सारा प्यार था। एक दिन पिता को खबर मिली कि उनके कुछ जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए। उन बेचारे का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय जिस घर में वो रहते थे। दोनों लालची बहन इस बात से जरा परेशान थीं।
उस पूरे दिन वो बस बैठे बैठे भला बुरा कह रही थीं। घर का सारा काम ब्यूटी ही कर रही थी। कुछ समय बाद पिताजी को मालूम पड़ा कि उनका एक जहाज समंदर किनारे पहुंच गया है। वे उस तक जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? ड्रेस, शूज, नेकलेस और ब्रेसलेट्स। और तुम्हारे लिए ब्यूटी, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बस एक गुलाब का फूल डैडी। पिताजी एक लंबा सफर तय कर उस जहाज तक पहुंचे। ना उसमें कोई सामान था, ना ही वो जहाज कोई काम का रह गया था। उदास और थक हार कर वो वापस घर लौटे। अंधेरा होते होते वो एक जंगल में पहुंचे। सुनसान पड़ा था और ठंड भी थी। बर्फ गिर रही थी। कई घंटों तक वो चलते रहे बर्फ पे ही। आखिर एक जगह उन्हें एक कैसल दिखा जिसमें लाइटें जल रही थीं। वे मदद की उम्मीद में अंदर गए। कुछ अजीब था वो कैसल। सभी तरफ लाइटें ही जल रही थीं। डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था और चिमनी भी जल रही थी, मगर इंसान एक भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने पुकार भी लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। कब तक रुकते, भूख जो लगी थी। उन्होंने खाना खाया और फिर एक सुंदर से बेड पे सो गए। जब वो सुबह उठे, उन्हें पहनने के लिए ताजा कपड़े तैयार मिले। नीचे गए तो शानदार ब्रेकफास्ट तैयार था। ये जरूर किसी परी का कैसल होगा, वरना कोई किसी की ऐसे मदद करता है। वो मिले तो थैंक यू बोलूंगा जरूर। कैसल से निकलते हुए उन्हें गार्डन में गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, मैं अपनी 2 बेटियों के लिए तो कुछ नहीं ले जा रहा हूं, कम से कम ब्यूटी के लिए तो कुछ ले जाऊं। जैसे ही उन्होंने एक गुलाब तोड़ा, धरती हिलने लगी और हवा तेज हो गई। पेड़ों के बीच से एक राक्षस जैसा दिखने वाला बीस्ट निकल के आया। पिताजी का सर चकराने लगा उसे देख के। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, कपड़े दिए, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही शराफत है तुम्हारी? पिताजी उनसे सॉरी कहते रहे और बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए ले जाना चाहते थे। तुम्हारे किए के लिए सजा मिलेगी जरूर। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं। अगर उनमें से एक यहाँ मेरे साथ रहने लगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। बताओ मुझे, तुम क्या करना चाहते हो? दिल पे बोझ लिए पिताजी घर की ओर जाने लगे। घर पहुंचने पर दोनों मतलबी बहनों ने पिताजी की कहानी सुनी, पर बीस्ट की शर्त को अनसुना कर दिया। ब्यूटी उनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। दोनों मतलबी बहन खुश हो गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि सारी गलती वैसे भी ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर पिताजी ब्यूटी को लेके कैसल के लिए निकले। पहुंच के देखा कि सब पहले जैसा ही था। टेबल पे खाना था और कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने खाना खाना शुरू किया था कि बीस्ट वहां पहुंचा।
उसे देखते ही ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना उसे पिताजी ने बताया था। बीस्ट ने बहुत नम्रता के साथ पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आए हैं? हाँ। तो फिर कल सुबह आपके पिताजी यहाँ से चले जाएंगे और कभी वापस नहीं आएंगे। ब्यूटी अगली सुबह उठी तो पिताजी जा चुके थे और शानदार ब्रेकफास्ट उसका इंतजार कर रहा था। वो कुछ देर गार्डन में टहल रही थी। गुलाब देखते ही वो उदास हो गई। फिर वो कैसल के अंदर गई। एक दरवाजा गुलाब से भरा था। उसे समझ नहीं आया, वो उसके अंदर गई। बहुत सुंदर तरीके से उस रूम को सजाया गया था। उसमें किताबें, फूल और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसे लगा कि जो इस तरह से रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता है। फिर उसने एक किताब उठाई। उसमें गोल्डन लेटर्स में लिखा था, साहिबा आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है। काश मैं डैडी को देख पाती। जैसे ही ब्यूटी ने बोला, एक आईने में उसे पिताजी दिखे। ब्यूटी बहुत खुश हुई। उसके पिताजी उसके सामने जो थे। उसी रात डिनर के समय बीस्ट फिर आया। क्या मैं आपको देख सकता हूँ ब्यूटी? ये कैसल आपका है, मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? नहीं, अब ये सब कुछ आपका है। आप चाहे तो मैं अभी निकल जाऊंगा यहाँ से। ब्यूटी को बहुत अचरज हुआ। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं बहुत बदसूरत हूँ? उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर उसने सर हिला के हामी भरी। तो मुझसे शादी करोगी या नहीं? इस बार ब्यूटी जरा कठोरता से बोल पड़ी, नहीं। बीस्ट वापस मुड़ के चला गया, उदास, अकेला। हर रोज डिनर के समय बीस्ट ब्यूटी से मिलता था और उसकी काफी देखभाल भी करता था। यूं ही दिन गुजरते गए और ब्यूटी को बीस्ट की आदत सी पड़ गई थी। काश ये जरा खूबसूरत होते। कुछ महीने और गुजरे। अब ब्यूटी को बीस्ट से कोई डर नहीं था, बल्कि उसे वो पसंद आने लगे थे। एक दिन उसे आईने में अपने पिताजी बीमार दिखे। वो बीस्ट के पास गई घर जाने के लिए पूछने, क्योंकि उसे अपने पिताजी की देखभाल करनी थी। बिल्कुल, आप जा सकती हैं, पर अगर आप वापस ना आए तो मैं दुख से मर जाऊंगा। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊंगी, वादा करती हूँ। बीस्ट ने ब्यूटी को एक अंगूठी दी। उसे अगर वो सोते समय निकाल दे, वो उठेगी सीधा कैसल के अंदर। अगली सुबह वो अपने पिताजी के घर पे थी, अपने पुराने बेड पे जगी। वो अपने डैडी को देखकर बहुत खुश हुई और उसके डैडी की आधी बीमारी भाग गई उससे मिलके। दोपहर को ब्यूटी की बहनें, जिनकी अब शादी हो चुकी थी, पिताजी से मिलने आई। घर में ब्यूटी को देख के उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे नई उलझन में फंसाने की सोची। उसे यहाँ 1 हफ्ता और ठहरा लेते हैं। बीस्ट गुस्से में आएगा और उसे मार डालेगा। दोनों बहनें ब्यूटी के पास जाके रोने लगे और कहा कि उन्हें अलग अलग नहीं रहना है। ब्यूटी ने फैसला कर लिया कि और हफ्ता वही रहेगी। कुछ दिनों में ही ब्यूटी को बीस्ट की याद आने लगी। एक रात सपने में उसने बीस्ट को अपने गार्डन में बेजान सा पड़ा हुआ देखा।
वो एकदम से घबरा के उठी। मैं कितनी मतलबी बन रही हूँ। उसने उसी समय अपनी अंगूठी निकाल के रख दी और अगली सुबह वो बीस्ट के कैसल में उठी। वो दिन भर बीस्ट का रास्ता देखती रही, पर उसकी कोई खबर नहीं थी। घंटों परेशान रही, पर बीस्ट की कोई खबर नहीं थी। एकदम से वो गार्डन में गई। बीस्ट वहीं पड़ा था, बिल्कुल वैसे जैसे सपने में देखा था उसने। ब्यूटी दौड़ के गई उसके पास और उसे गले लगा लिया। बीस्ट का दिल धड़क रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली और कुछ कहा। मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसीलिए मरने का इंतजार कर रहा था। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी पल कुछ जादू सा होने लगा। कैसल की खूबसूरती दुगनी हो गई। ब्यूटी ने चमकती आंखों से चारों ओर देखा और फिर जब बीस्ट की तरफ पलटती वो, तो वहां एक जवान और सुंदर राजकुमार था। उसे देखते ही ब्यूटी को रोना आ गया। आप कौन हैं? बीस्ट था यहाँ, कहाँ गए वो? राजकुमार उन्हें बोला, मैं ही वो बीस्ट हूं। एक डायन ने मुझ पे जादू करके मुझे एक भयानक बीस्ट बना दिया था। अगर आप मुझे शादी के लिए नहीं पूछती तो मुझे पूरी जिंदगी बीस्ट बन के गुजारनी पड़ती। ब्यूटी ये सुन के बहुत खुश हुई। सच्चे दिल से उसे सच्चा प्यार जो मिला। ब्यूटी और राजकुमार ने शादी की और हमेशा खुश रहे। एक जमाने में एक अमीर आदमी था। इस आदमी की 3 छोटी बेटियां थीं। उनकी 2 बेटियां बहुत घमंडी और नकचड़ी थीं, जबकि तीसरे वाली बहुत दयालु और मेहनती थी। इस लड़की का नाम था ब्यूटी। एक दिन अमीर आदमी को खबर मिली कि उसके जहाज तूफान में खो गए हैं। उन्होंने अपनी बेटियों से कहा कि इस वजह से वो अब अमीर नहीं रहे। ब्यूटी अपने पिता की ये स्थिति सुनकर बहुत दुखी हुई और उसने उन्हें दिलासा दिया, जबकि बाकी 2 बहनें पूरे दिन इस हालत के लिए शिकायत करती रहीं। एक सुबह उनके पिता को खबर मिली कि उनके लापता जहाजों में से एक बंदरगाह पर आ गया है। मेरी बेटियों, अगर मेरा जहाज बरकरार रहा तो मैं लौटते वक्त तोहफे लेकर आऊंगा। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं? मेरे लिए एक सोने का हीरे की अंगूठी मेरे लिए लाना। और तुम्हारे लिए क्या ब्यूटी? मेरे लिए बस एक गुलाब लाना। एक लंबी यात्रा के बाद जब उनके पिता बंदरगाह पर पहुंचे तो उन्होंने अपने जहाज की बुरी हालत देखी। वे बहुत दुखी हुए। घर वापसी के रास्ते में वो एक अंधेरे और ठंडे जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली चमकी। हवा तेज गति से चलने लगी। लगभग सभी पेड़ गिर गए। उन्हें बहुत ठंड लग रही थी और वे बहुत डरे हुए भी थे। वे कुछ आराम करना चाहते थे, तभी उन्हें एक शानदार महल दिखाई दिया। वे महल में दाखिल हुए। अरे, क्या यहाँ पर कोई है? आसपास कोई नहीं था। इसके बावजूद ये अंदर से काफी चमकीला और गर्म था। इसके अलावा खाने की मेज के ऊपर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ था। जब उन्होंने खाना देखा तो वो खुद को रोक नहीं पाए और सारा भोजन खा गए। महल में चारों ओर घूमते हुए उन्होंने एक खाली शयन कक्ष देखा। वे अंदर चले गए और आरामदायक नींद ली। अगली सुबह जब वो उठे
तो उन्हें अपने पास में रखे हुए नए कपड़े मिले। ये महल एक दयालु परी का होना चाहिए। काश मैं उसे धन्यवाद कह पाता। जब वे महल से जाने वाले थे तो उन्होंने बगीचे में गुलाब देखे। मैं अपनी बेटियों के लिए महंगे तोहफे नहीं खरीद पाया, लेकिन एक गुलाब तो ले ही सकता हूँ ब्यूटी के लिए। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक गुलाब को तोड़ा, उसी पल उन्हें बहुत तेज दहाड़ सुनाई दी और एक भयानक राक्षस पेड़ के पीछे से दिखाई दिया। वो उसे देखकर बहुत डर गए। मैंने तुम्हें खिलाया और तुम्हें आराम से सुलाया भी, और तुम मेरे ही गुलाब तोड़ रहे हो। क्या तुम इस तरह धन्यवाद कहते हो? मुझे माफ कर दो, मैं बस एक गुलाब लेना चाहता था। तुमने जो किया तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम उस पहले व्यक्ति को लेकर आओगे जो तुम्हें तुम्हारे घर के रास्ते में मिलेगा, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। पिताजी उदास होकर महल से चल पड़े। उन्हें पूरे रास्ते में कोई नहीं मिला। अब उन्हें सिर्फ अपनी बेटी ब्यूटी अपना इंतजार करती हुई दिखाई दे रही थी। और जब वो घर आए और उनकी नजरें मिली तो उन्होंने अफसोस के साथ उसे जो हुआ था बताया, और राक्षस की इच्छा भी। ये सुनकर बाकी बहनों को ब्यूटी पर बहुत गुस्सा आया। अगर तुमने पिताजी से गुलाब लाने के लिए नहीं कहा होता तो कभी ऐसा नहीं होता। अगर पिताजी पहले मुझे देख लेते तो क्या होता? अरे बाप रे, तो क्या मैं एक राक्षस के आगे आत्मसमर्पण करती? ओह! मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। आपको उसकी कैद से मुक्त रखने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। पिताजी ब्यूटी को अपने साथ लेकर चल दिए और अपने वादे के मुताबिक राक्षस के महल में आ गए। वे भोजन कक्ष में दाखिल हुए। तभी फिर से एक दहाड़ सुनाई दी और राक्षस हॉल में आया। ब्यूटी डर गई थी, लेकिन बदसूरत राक्षस बहुत नम्रता पूर्वक बोला, तुम्हारे पिता थोड़ी देर में मेरा महल छोड़ने वाले हैं। तुम बताओ, क्या यहाँ रहना चाहोगी मेरे महल में मेरे साथ? हाँ, मैं यहाँ स्वेच्छा से रहूंगी। ब्यूटी ने अपने पिता को गले लगाया और उन्हें घर भेज दिया। फिर वो महल के अंदर घूमने लगी और गुलाबों से सजा हुआ एक दरवाजा देखा। उत्सुकतावश वो उसके अंदर चली गई। एक तरफ पियानो, दूसरी तरफ झूला और एक विशाल बुक शेल्फ जिसमें हजारों किताबें रखी हुई थी। कमरा बिल्कुल उसके सपनों जैसा था। उसने टेबल पर एक छोटा सा नोट देखा। मेरी प्यारी रानी, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं मेरे लिए आज्ञा हैं। ब्यूटी ने सोचा कि वो चाहती है कि एक बार अपने पिता को देखे। फिर वो हॉल में चली गई डिनर के लिए। कुछ समय बाद वो राक्षस हॉल में आया। मेरी रानी, क्या मैं भी आपके साथ खाना खा सकता हूँ? आप इस महल के मालिक हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, इस जगह की मालकिन तुम हो ब्यूटी। अगर तुम कहोगी तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा। और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हें मैं बदसूरत लगता हूँ। सही कहा ना? ब्यूटी राक्षस के इस व्यवहार पर बहुत हैरान थी और समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दे। काश हमारी शादी हो जाती और हम दोनों एक साथ रहते। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। राक्षस ये सुनकर हॉल से चला गया। हर रात वो ब्यूटी के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करता और उसके प्रति हमेशा दयालु रहता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ब्यूटी को एहसास हुआ कि उसे उस बदसूरत राक्षस की आदत हो रही थी और उसके साथ उसका समय अच्छा बीत रहा था। इसके अलावा अब उसे उससे डर भी नहीं लगता था।
एक दिन ब्यूटी ने राक्षस से कहा कि वो अपने पिता के पास जाना चाहती है क्योंकि उसे उनकी बहुत याद आती है। हाँ, तुम बिल्कुल जा सकती हो, लेकिन वादा करो तुम वापस आओगी। मैं वादा करती हूँ 3 दिनों में वापस आ जाऊंगी। फिर इस अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लो। जैसे ही तुम ये अंगूठी उतारोगी, तुम खुद को फिर से इस महल में पाओगी। ब्यूटी ने अंगूठी पहन ली और अपने पिता से मिलने चली गई। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उसकी बहनें उससे बहुत जलती थी। तुम्हारी अंगूठी कितनी बेकार है और ये तुम पर बिल्कुल अच्छी भी नहीं लगती। 3 दिन जल्दी ही बीत गए। ब्यूटी चौथे दिन भी वहीं रुक गई क्योंकि उसका अपने पिता के साथ बहुत मजे का समय गुजर रहा था। हालांकि उस रात उसने एक बहुत भयानक सपना देखा। अपने बुरे सपने में उसने महल वाली राक्षस को बगीचे में उदास और थका हुआ देखा। जैसे ही वो उठी, उसे एहसास हुआ कि उसने उसे याद किया है। ब्यूटी ने तुरंत अपनी उंगली से अंगूठी उतार दी और उसने अचानक खुद को महल में उसके कमरे में पाया। वो दौड़कर बगीचे में चली गई। राक्षस सचमुच बाग में उदास और थक कर लेटा हुआ था, जैसा कि उसने बिल्कुल अपने सपने में देखा था। वो उसके करीब आई और उसे गले से लगा लिया। उठो राक्षस, उठो, तुम्हें क्या हुआ है? अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं करूंगी। राक्षस ने उस पल अपनी आंखें खोली। ब्यूटी, मुझे नहीं लगा था कि तुम लौट कर आओगी, और इसीलिए अब मैं उदासी से बीमार और कमजोर हो गया हूँ। मुझे महसूस हुआ कि जब मैं दूर थी तो तुम मुझे बहुत याद आए। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक सुखी जीवन जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ। और उसी पल महल का हर कोना आनंद से भरी झिलमिलाती रोशनी से भर उठा। वो चारों ओर देख रही थी और हैरान थी कि ये क्या हो रहा था। जैसे ही उसने राक्षस की तरफ मुंह घुमाया, उसने देखा कि उसकी जगह एक सुंदर राजकुमार था। हाँ? तुम कौन हो? वो राक्षस कहाँ है? राक्षस मैं हूँ ब्यूटी। मैं एक दुष्ट मंत्र के प्रभाव में था। अगर तुम मुझसे नहीं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो मैं जिंदगी भर बदसूरत राक्षस ही बना रहता। ब्यूटी की खुशियाँ और ज्यादा बढ़ गईं। उसके अच्छे दिल और सच्चे प्यार के लिए धन्यवाद। उस दिन के बाद सुंदर राजकुमार और ब्यूटी अपने भव्य महल में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। सालों पहले एक किंगडम हुआ करता था, खुशियों से भरपूर एक किंगडम। इस किंगडम के किंग और क्वीन की बस एक ही इच्छा थी कि उनका एक बच्चा हो। किंग और क्वीन दोनों बड़े दयालु लोग थे, तभी तो उन्हें भरोसा था कि उनकी इच्छा भगवान जरूर पूरी करेंगे। और बहुत जल्द एक दिन उनकी इच्छा पूरी हो गई। उनकी जिंदगी में एक प्यारी बेटी आई। बच्ची के चेहरे में सूरज की रोशनी जैसी चमक थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा प्रिंसेस अरोरा, यानी उजाला। अपनी खुशी सबके साथ बांटने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी। पार्टी में सबको बुलाया गया था, सुनहरे जंगल में रहने वाली परियों को भी। किंग और क्वीन से एक गलती हो गई थी। एक परी को बुलाना तो वो भूल ही गए। पूरे किंगडम से लोग आए और आसपास के किंगडम्स के किंग्स और क्वींस भी अरोरा को अपनी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देने आए। और फिर बारी आई उन 12 परियों की। उन्होंने अरोरा को बहुत एक्सक्लूसिव गिफ्ट्स दिए। अपने मैजिक वॉन्ड से उन्होंने उसकी हर विश पूरी होने का गिफ्ट दिया। आखिर में सिर्फ 3 फेरीज बची। दुनिया की हर खुशी से तुम्हारा जीवन भरा रहेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी और गम तुम्हारे आसपास कभी नहीं आएगा।
जैसे ही आखिरी परी की बारी आई, कुछ अजीब सा हुआ। सभी तरफ हरे रंग का धुआं फैलने लगा। और धुएं से निकली एक काली परी। किंग ने पूछा, ये कौन है जिसने सेलिब्रेशंस को रोक दिया? तीनों परियों ने बताया कि ये कठोर दिल वाली काली परी है। महाराज, आपने अपनी खुशी में सबको बुलाया, परियों को भी बुलाया, पर मुझे क्यों नहीं? किंग ने काली परी से माफी मांगी। महाराज, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, पर अब जब मैं आ ही गई हूँ तो बच्ची को तोहफा दिए बिना कैसे जा सकती हूँ? राजकुमारी की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, बहुत सारा पैसा रुपया होगा, लेकिन इसके 16वें जन्मदिन पर सूरज के ढलने से पहले इसे एक सुई चुभेगी, जिससे इसकी मौत हो जाएगी। इस दुष्ट को कैद कर लो। किंग भड़क के बोले, पर काली परी हंसते हुए गायब हो गई। अभी तक आखिरी परी ने अपना गिफ्ट नहीं दिया था। वो काली परी जितनी पावरफुल नहीं थी, पर उसके ब्लेसिंग से काली परी के श्राप का असर कम हो सकता था। मैं काली परी की कही बात को काट तो नहीं सकती, पर उसके असर को कम जरूर कर सकती हूँ। राजकुमारी की मौत तो नहीं होगी, पर सुई चुभने से वो गहरी नींद में सो जाएगी और तब तक सोती रहेगी जब तक उसे प्यार करने वाला उसके माथे को किस न कर दे। किंग ने इस श्राप से बचने के लिए हुक्म दिया कि सुई या उस जैसी कोई भी चीज नष्ट कर दी जाए। परियों के गिफ्ट से प्रिंसेस ऑरोरा बहुत खूबसूरती से बड़ी हो रही थी। एक दिन किंग ने आदेश दिया तीनों परियों को ऑरोरा का ख्याल रखने के लिए। ये जरा मुश्किल हो गया क्योंकि ऑरोरा किसी के भी हाथ नहीं आती थी, पर उनकी मदद से ऑरोरा बहुत सुंदर युवती हो चली। देखते ही देखते प्रिंसेस ऑरोरा का 16वां बर्थडे आ गया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच होने वाला था। किंग और क्वीन ने सब कुछ किया ताकि ऐसा ना हो, पर उनके बस में सब कुछ कहाँ था। उन्होंने प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दिया, उसके भले के लिए। ऑरोरा को इसकी वजह नहीं मालूम थी और उसे बुरा लगा। अचानक एक दरवाजा कहीं से प्रकट हुआ और ऑरोरा को अपनी ओर खींचने लगा। दरवाजा खुला और वो अपनी धुन में उसके अंदर जाती रही और उसे नजर आई एक औरत सिलाई करती हुई। उसी धुन में ऑरोरा ने सुई की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। सूरज के ढलते ही काली परी का श्राप सच हुआ और ऑरोरा का हाथ सुई पे जा चुका। हाथों हाथ ऑरोरा ढेर होके गिर गई गहरी नींद में। काली परी का श्राप लाख कोशिशों के बावजूद आखिर चल ही गया। उसे सुंदर कपड़े पहना के फूलों के बिस्तर पे सुलाया गया। तभी से ऑरोरा को स्लीपिंग ब्यूटी कहा जाने लगा। किंग और क्वीन नहीं चाहते थे कि ऑरोरा किसी भी तकलीफ से गुजरे, इसलिए उन्होंने सभी को सुलाने का हुक्म दिया जब तक प्रिंसेस ना जागे।
एक हैंडसम प्रिंस वहां से गुजर रहा था। तभी उसे ये महल दिखा जिसके सामने बहुत पेड़ और झाड़ियां उग गई थी। सिपाहियों ने उन्हें इस महल और स्लीपिंग ब्यूटी की कहानी बताई। प्रिंस को ये बड़ा दिलचस्प लगा और उन्होंने अंदर जाने का फैसला किया। झाड़ियां और कांटे इतने ज्यादा थे कि प्रिंस को उन्हें काट काट के रास्ता बना के आगे बढ़ना पड़ा। आखिर जब वो दरवाजे पे पहुंचे, उन्हें 2 गार्ड सोते हुए मिले। दरवाजा खोल के अंदर देखते ही उनके होश उड़ गए। हर जगह सोए हुए लोग। घूमते फिरते वो राजा के कमरे तक पहुंचे। किंग और क्वीन भी अपने सोफे पे सो रहे थे। फिर एक आधे खुले दरवाजे के अंदर उन्हें दिखी वो जिसकी तलाश थी, स्लीपिंग ब्यूटी, जो एक फूलों के बिस्तर पर गहरी मीठी नींद ले रही थी। प्रिंस वहां पास में जाकर बैठे और प्रिंसेस के कानों में कहा, तो तुम ही हो वो स्लीपिंग ब्यूटी, इतनी ब्यूटीफुल हो तुम। और उन्होंने उसे माथे पे किस किया और तभी प्रिंसेस ने आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम प्रिंस को पाया। उसके जागते ही कैसल में सभी जग गए अपनी 100 साल लंबी नींद से। किंग और क्वीन को विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ के प्रिंसेस के रूम में गए। जब उन्हें अपनी बेटी सामने दिखी, उनकी खुशियों का ठिकाना ही नहीं रहा। प्रिंस ने प्रिंसेस से शादी का प्रस्ताव रखा। प्रिंसेस खुशी खुशी राजी हुई। किंग भी इस बात से बहुत खुश थे। बहुत ही धूमधाम से उनकी शादी हुई और वो हमेशा खुशी खुशी साथ रहे। एक समय में एक राज्य था। एक राज्य जो खुशियों से भरा था और उस राज्य में एक राजा और रानी रहते थे जिनकी केवल एक ही इच्छा थी और वो इच्छा थी कि एक बच्चा हो। राजा और रानी बहुत दयालु लोग थे, इसलिए वे अपने दिल में जानते थे कि एक दिन उनकी इच्छा पूरी होगी और एक दिन जल्द ही उनकी इच्छा पूरी हो गई। उन्हें एक बच्ची का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। चूंकि वो दिन को उजाला देने वाले सूरज की तरह तेज थी, इसलिए उन्होंने छोटी राजकुमारी का नाम सनशाइन रखा। राजा और रानी ने अपनी खुशी और सनशाइन के जन्म का जश्न मनाने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। सभी को आमंत्रित किया गया था, यहाँ तक कि रहस्यमय जंगल में रहने वाली परियां भी। लेकिन राजा और रानी ने एक बड़ी गलती की। वे एक परी को विशेष रूप से आमंत्रित करना भूल गए। पूरे राज्य से और पड़ोसी राज्यों के राजाओं और रानियों ने अपने उपहार और शुभकामनाएं सनशाइन को दी और अंत में 12 परियों का समय हो गया। परियों ने सनशाइन को अविश्वसनीय रूप से अनोखे उपहार दिए। अपनी जादू की छड़ी से उन्होंने सनशाइन का तोहफा दिया, दुनिया में जो कुछ भी वो चाहती थी। अंत में केवल 3 परियां ही अपना उपहार देने के लिए बची थी और उन्होंने सनशाइन को अद्भुत उपहार भी दिए। दुनिया की सुंदरता हर समय आपके साथ हो। छोटी राजकुमारी, मेरा उपहार शाश्वत खुशी है। आप कभी दुखी ना हो और हमेशा खुश रहें। जब आखिरी परी अपना उपहार पेश करने जा रही थी, कुछ बहुत अप्रत्याशित हुआ। पूरा बॉल रूम अचानक हरे धुएं में ढक गया था। और जब धुआं चला गया तो काली परी प्रकट हुई। राजा ने इस खूबसूरत समारोह को भंग करने वाली परी कौन है ये पूछा।
दूसरी परियों ने तुरंत उसे पहचान लिया। ये काले दिल वाली काली परी थी। तो मैं देख रही हूँ कि सभी को आमंत्रित किया गया है। राज्य के सभी लोग आपके मित्र, राजा, रानियां और परियां। लेकिन दुर्भाग्य से मुझे आमंत्रित नहीं किया गया। राजा ने उनके असभ्य व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। ठीक है, मैं इस खूबसूरत छोटी राजकुमारी को अपने एक अनोखे उपहार के बिना नहीं रहने दूंगी। सबसे खूबसूरत राजकुमारी खुशियों, प्यार और प्रशंसा से घिर जाएगी, लेकिन अपने 16वें जन्मदिन पर सूर्यास्त से ठीक पहले वो खुद को एक सुई से चुभेगी और वो हमेशा के लिए चली जाएगी। राजा चिल्लाया, लेकिन काली परी उसकी बुरी हंसी के साथ गायब हो गई। ये उपहार देने की अंतिम परी की बारी थी। वो काली परी की तरह शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन वो कुछ ऐसा चाहती थी जो कम से कम बुरे अभिशाप को हल्का कर सके। मैं श्राप को रोक नहीं सकती, लेकिन मैं परिणाम को प्रभावित कर सकती हूँ। श्राप सामने आने पर तुम मरोगी नहीं, लेकिन गहरी नींद में सो जाओगी और सच्चे प्यार के चुंबन के साथ जाग जाओगी। यही मेरा उपहार है। राजा इस बुरे अभिशाप को होने से रोकने के प्रयास के साथ प्रत्येक सुई, सिलाई मशीन या कुछ भी जो सुई की तरह दिखता हो इकट्ठा करने और महल के प्रांगण में जलाने का आदेश देते हैं। परियों के उपहारों के साथ राजकुमारी सनशाइन एक सुंदर और दयालु बच्चे के रूप में बड़ी हुई। एक दिन उसके पिता राजा ने 3 परियों को सनशाइन की देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया, जो उनके लिए एक कठिन कार्य साबित हुआ, क्योंकि सनशाइन 3 परियों के अलावा किसी के संपर्क में नहीं रहती थी। सनशाइन बड़ी होकर अपने अभिभावक परियों के साथ एक बहुत ही खूबसूरत युवा लड़की बन गई। आखिरकार वो दिन आ गया। ये प्रिंसेस सनशाइन का 16वां जन्मदिन था। काली परी का श्राप सामने आने से पहले सूर्यास्त होने तक ही था। राजा और रानी ने श्राप को होने से रोकने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी भी वे चिंतित थे, ये कैसे होगा। उन्होंने सुंदर राजकुमारी को बचाने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर दिया, लेकिन क्या चल रहा था इसका कोई अंदाजा न होने के कारण सनशाइन बंद होने से खुश नहीं थी। अचानक दीवार में एक दरवाजा दिखाई दिया। सनशाइन उस दरवाजे से मंत्रमुग्ध थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने दरवाजे के पीछे से अजीब आवाजें सुनी। जिज्ञासु और इस बात से अनभिज्ञ कि क्या होने वाला है, वो दरवाजे में दाखिल हुई। जिस कमरे में उसने प्रवेश किया, वहाँ एक महिला दरवाजे की ओर पीठ करके सिलाई कर रही थी, और सनशाइन मंत्रमुग्ध होकर सिलाई मशीन की ओर चली। जैसे ही सूर्य अस्त हो रहा था, काली परी का अभिशाप खुल गया और सनशाइन सुई तक पहुंच गई, और उसी क्षण ये हो गया। सुई के केवल एक स्पर्श के साथ वो नीचे गिर गई और अपनी शाश्वत नींद में सो गई। और इस तरह से सूर्यास्त के समय सनशाइन के 16वें जन्मदिन पर काली परी का जादू चला। उन्होंने उसे सबसे सुंदर पोशाक पहनाई और फूलों की सेज पर लिटा दिया। तो उन दिनों की शुरुआत हुई जब सनशाइन को स्लीपिंग ब्यूटी के रूप में जाना जाने लगा। राजा और रानी दर्द को रोकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सभी को महल में सुलाने का फैसला किया, जब तक कि राजकुमारी जाग न जाए। सौ साल बीत गए।
एक दिन एक सुंदर राजकुमार पास से गुजर रहा था और उसने देखा कि महल कांटेदार झाड़ियों और आइवी से ढका हुआ है। उसके आदमियों ने महल और सोने की सुंदरता के बारे में कहानियां सुनाई। इससे राजकुमार उत्तेजित हो गया, इसलिए उसने महल में जाने का फैसला किया। झाड़ियां बहुत मोटी थी और कांटों ने इसे पार करना लगभग असंभव बना दिया। इसलिए उसने अपनी तलवार खींची और झाड़ियों को काटकर अपना रास्ता खोजना शुरू किया। अपना रास्ता काटते हुए वो आखिरकार दरवाजे पर आया और उसने देखा कि दरवाजे पर 2 पहरेदार सो रहे थे। उसने दरवाजा खोला और नजारा देखकर दंग रह गया। वो जहां भी देख सकता था फर्श पर लोग थे। उसने महल के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया और वो राजा के कमरे में आया। राजा और रानी भी अपने सोफे पर सो रहे थे। तभी उसे एक आधा खुला दरवाजा दिखा। वो अंदर आया और उसे एक फूलों के बेड पर सोई राजकुमारी दिखाई दी। राजकुमार बिस्तर के पास आया, सुंदर राजकुमारी को देखा और उसके कान पर झुक गया। तो तुम वो मशहूर स्लीपिंग ब्यूटी हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। राजकुमार फुसफुसाया, प्यार से अभिभूत महसूस कर रहा था। उसने उसके माथे पर चूमा। उसी क्षण उसने आंखें खोली और सुंदर राजकुमार को देखा जो उसे देख रहा था। उसके जागरण के साथ महल में हर कोई अपनी 100 साल की नींद से जाग गया। राजा और रानी एक बड़े सदमे में थे। वे उठे और सनशाइन के कमरे में ये देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है। और जब उन्होंने अपनी सुंदर बेटी को जागते देखा तो वे खुशी से भर गए। राजकुमार ने स्लीपिंग ब्यूटी को उससे शादी करने के लिए कहा। राजकुमारी उसे देखकर मुस्कुराई और उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और निश्चित रूप से राजा ने उस राजकुमार को अपना आशीर्वाद दिया जिसने इस राज्य को बचाया। समारोह सुंदर था जो कभी नहीं देखा था। वो सभी खुशी से रहने लगे।